बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि व्हाट अबाउट अगर आपने ऑयलेरियन अप्रोच अप्लाई करनी है किसी फ़्लो के ऊपर बाय कंसीडरिंग कंट्रोल वॉल्यूम दैट वुड बी कंसीडरेबली लार्ज। अगर आपने कंसीडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम लेना है तो उसका क्या मतलब है और उसकी जो कंजर्वेशन इक्वेशन है वो कैसी बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लेने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लेने के लिए हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाते हैं जो कि कंसिडरेबली लार्ज होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कंट्रोल वॉल्यूम, अब कंसिडरेबली लार्ज की अजम्पशन क्या है कि कंसिडरेबली लार्ज का मतलब है कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम है ना, जो इस तरह के हमने स्मॉल, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि ये डब्बा है, इसके अंदर एक डब्बा है, तो इस तरह के स्मॉल छोटे छोटे डब्बे इन्फिनिटी मिला दें तो एक बड़ा हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम है दैट इज़ डीवी था, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, और इसको अगर इन्फिनिटी में इसके अंदर रख दूँ तो टोटल इंटरनल स्पेस बन जाएगी ना। अगर मैं इन्फिनिटी इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल रख दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल इंटरनल वॉल्यूम बन जाएगा ऑफ दिस कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम का। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपनी कंजर्वेशन लॉ प्रिंसिपल। क्या अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन लॉ, जो कि ये कहता है कि टोटल चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस टोटल चेंज जो बाउंड्री से आ रही है वो क्या होगी, दोनों का प्लस क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कहते थे कि यार यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये जो स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम में जो चेंज आ रही थी वो किसके बराबर थी, रो डी वी पार्शियल टी के बराबर थी। और अगर मैं सपोज करूं कि इस तरह के इन्फिनिटी पार्टिकल्स हों तो ये पूरे का पूरा कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम बनेगा। तो मुझे इसके गिर्द कितने इंटीग्रल लगाने पड़ेंगे, 3। क्यों, क्योंकि मैं x डायरेक्शन में भी ऐड करूंगा, y में भी ऐड करूंगा और z में भी ऐड करूंगा। तो 3 इंटीग्रल लग गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास अब इंटरनल वॉल्यूम बन गया। और वैसे भी 3 इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो टोटल इंटरनल वॉल्यूम आ गया हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास within this infinitesimally small control volume, and when we applied these 3 integrals it means that we have covered all the area within this considerably large control volume। plus दूसरी चीज़ क्या है कि स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम से जितनी चेंज आ रही है थ्रू बाउंड्रीज, याद है ना, नेट फ्लो मास इन और मास आउट, जो मास इन और मास आउट कहाँ से होता है, वो थ्रू बाउंड्रीज होता है। कहाँ से होता है, वो थ्रू बाउंड्रीज होता है। तो हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, मास, इसको नेट मास इन और आउट थ्रू बाउंड्रीज। अब मैं कहता हूँ मास फ्लो रेट लेना था ना, तो मास फ्लो रेट का हमारे पास फार्मूला क्या था, रो ए वी था ना, ठीक है। तो ये भी हमने रो ए वी, यानी कि इसका आप यूनिट निकालोगे ना, रो ए वी, तो इसका यूनिट आएगा किलोग्राम पर सेकंड, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, किलोग्राम पर सेकंड। तो बेसिकली दिस इज रो ए वी। अब डी वी लिख दिया ना, तो इसका मतलब है कि इसमें ए वी इसके अंदर ही जम्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं अगर एक सरफेस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम की बात करूँ तो मेरे पास रो वी डी ए, अब वो कोई भी सरफेस हो सकती है ना, कोई भी सरफेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक लेट्स सपोज मेरे को इस तरह का कोई कंट्रोल वॉल्यूम था, इससे स्मॉल मैंने एक छोटी सरफेस अलहदा की जिसका एरिया था DA, ठीक है। इस वाले केस में एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम की एक छोटी सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटी सरफेस की बात कर रहा हूँ, उसका एरिया कितना आ गया, D, ठीक है। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मास फ्लो रेट में अब लाजमी तो नहीं है कि हर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम जो है उसका जो एरिया है वो मास इनके साथ परपेंडिकुलर में पड़ा हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एरिया पड़ा हुआ है, इसका नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर से ऐसे फ्लो जा रहा है, तो अब क्या इस परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर, क्या इस एरिया के अंदर कोई जो फ्लो आ रहा था क्या वो उसके अंदर पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम कह देते हैं कि आप ऐसे लिख लो v डॉट एन को, कि v और n, मतलब n से क्या मुराद है कि वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर नॉर्मल, सॉरी एरिया कह रहा हूँ,
कंट्रोल सरफेस जब भी कंट्रोल सरफेस का वर्ड आएगा उसका मतलब ये होता है कि इनफाइनाइटेसिमली कंट्रोल, स्मॉल कंट्रोल सरफेस की आप बात कर रहे हो। और वो किसकी कंट्रोल सरफेस? कंट्रोल वॉल्यूम की स्मॉल एक सरफेस की बात कर रहे हो। जैसे मैं इसकी बात करूँ कि इसमें कितनी सरफेसेस हैं, इसमें 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। और एक सरफेस कह लो या एरिया कह लो तो वो दोनों 2D होते हैं, ठीक है। देखो ना, अब ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसकी कितनी डायमेंशन है? 2D, 2 डायमेंशन है इसकी, ठीक है। तो इसलिए वो दो डायमेंशन होंगी। तो यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि अगर लेट्स सपोज इस तरीके से वेलोसिटी जा रही है तो इसमें इन्फिनिटी पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब हर पार्टिकल में किस एंगल से वो वाटर इंटर हो रहा है वो हमें तो नहीं पता, ठीक है। तो उस एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लिख देते हैं वी डॉट एन। लेट्स सपोज अगर ये वाला केस है तो मेरे पास क्या बनेगा? वी एन कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0 के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो नॉर्मल वेक्टर है ना वो इस डायमेंशन इस तरह पड़ा हुआ है कि उसमें जो वेलोसिटी है वो 0 गुजर रही है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे, अब वी एन किसके बराबर है? अब इसका नॉर्मल भी इधर है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इधर है। तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आया? वी एन कॉस 0। कॉस 0 क्या आता है? 1। तो वी एन, ठीक है, वी एन, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो अब ये आ गया 100% और ये आ गया आपके पास 0। तो अब 0 से 100% यानी कि या तो मैक्सिमम सिचुएशन 100 हो सकती है जब आपका एरिया पैरेलल टू द, जब एरिया परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी पड़ा हुआ है, जबकि उसका जो नॉर्मल है वो पैरेलल हो वेलोसिटी के। ये बिल्कुल वही केस है, आपने एफएससी में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। तो उसमें ये, अब व्हाट अबाउट दीज टू, 0 और 100? अगर कोई दरमियानी एंगल है तो उस एंगल को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी के साथ हम एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, जिसका यूनिट तो कोई नहीं होता, उसने इस इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं डाला, लेकिन हमें ये बता दिया कि ये जो वेलोसिटी है जिसको हम रो AV कह रहे थे, ये जिस भी एरिया से गुजरेगी उस एरिया का एक नॉर्मल होगा हमारे पास। सिमिलरली अब अगर ये मैं एक स्मॉल सरफेस की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने सारी इनफाइनाइट सरफेसेस को ऐड करना हो, जस्ट लाइक ये स्मॉल सरफेस मैंने DA ली, अगर मैंने पूरी सरफेस को ऐड अप करना हो, पूरी सरफेस को ऐड अप करना हो, जो कि मतलब फर्ज करें यहाँ से कोई मास इन हो रहा था, यहाँ से कोई मास आउट हो रहा है, तो इस पूरी सरफेस को अगर मैंने ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे 2 इंटीग्रल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सरफेस है ना 2D है, मैंने पहले बता दिया कि वो सरफेस 2D है, तो मुझे 2 इंटीग्रल लगाने पड़ेंगे। और वैसे भी यहाँ पे चूंकि DA आ रहा है तो एरिया के लिए हमेशा 2 इंटीग्रल आते हैं। समझ लगी बात की? तो ये हो गया थ्रू बाउंड्रीज चेंजेस, और ये किसके लिए हो गया? वाया विद इन द कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब ये चीज़ किसके बराबर आ गई आपकी? ये चीज़ आ गई कि rate of change of mass within the control volume plus rate of change of mass through boundaries is equal to किसके बराबर आ गया? 0 के। and this is called conservation equation for considerably large control volume, and this is called integral form of continuity equation, ठीक है। और आपके जितने पैकेजेस हैं ना, जितने आपके पैकेजेस हैं मतलब फ्लूइड को सॉल्व करने वाले, वो सारे के सारे कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं अपने अंदर। मतलब जैसे लाइक आप एनसिस फ्लूएंट की बात करेंगे तो एनसिस फ्लूएंट में पीछे ये इक्वेशन रन हो रही होती है मास कंजर्वेशन को चेक करने के लिए, इंटीग्रल फॉर्म के लिए। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि यार मेरा कोई प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताता हूँ, ये नहर का फ्लो था, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली मैंने अप्लाई करनी है। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला एक एरिया था, यहाँ से मैं ये वाला कंट्रोल वॉल्यूम अपना फिक्स किया, यहाँ से कोई वेलोसिटी इन हो रही थी, V1 इन हो रही थी, और यहाँ से V2 आउट हो रही थी। अब ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका टोटल जो एरिया था, टोटल एरिया था वो A1 था, और यहाँ से जो टोटल एरिया था वो था A2, ठीक है। अब मैं पहली असम्पशन लेता हूँ कि माय फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल प्लस स्टेडी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल प्लस स्टेडी। तो इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी लगाने में जब मैंने इस इक्वेशन को अप्लाई किया तो स्टेडी स्टेट में एक तो ये चीज़ 0 हो गई, पीछे ये बची थ्रू बाउंड्रीज, तो इसमें डबल इंटीग्रल। अब इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी बाहर आ गई, V डॉट N डॉट DA इज इक्वल टू 0।
अब ये नेट था ना, ये वाला, ये क्या था, नेट ओवरऑल बाउंड्री पे, तो इन और आउट के लिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि रो, अब जब मैंने डबल इंटीग्रल खोला तो ये टोटल वेलोसिटी इन, ठीक है, अब डॉट, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, v1 डॉट एन वेक्टर इंटू dA, इस सरफेस का टोटल एरिया कितना है, dA, इसका फर्ज करो इसका स्मॉल पार्ट था dA, और इसको मैं पूरे को इंटीग्रेट करके टोटल एरिया ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल ही होता है ना, तो टोटल एरिया ले लेता हूँ जो कि किसके बराबर है, A1 के, माइनस v2 डॉट एन वेक्टर इंटू A2 इज इक्वल टू 0। समझ लगी बात की। अब ये डेंसिटी मैंने उधर जाके डिवाइड कर दी, चूँकि कांस्टेंट है तो ये उधर जाके डिवाइड हो गई, तो मेरे पास क्या आ गया, v वेक्टर डॉट n v1 माइनस v2, इसके साथ a1 भी आ गया, v2 डॉट n a2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं कहता हूँ कि इनिशियली v डॉट n, जो v था और n था, इसका दोनों का एंगल 0 बन रहा था ना, तो इसलिए ये क्या आ गया, a1 v1 माइनस a2 v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, ये याद आया कि ये हम बेसिकली एफएससी के अंदर ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफाइड है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है स्टडी। ये आपको याद होगा कि जब हम एफएससी में याद किया करते थे तो एक लाइन होती थी जिसके अंदर हम अजम्पशंस लेते थे। हम कहते थे कि लेट्स कंसिडर दैट आवर फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लूइड। तो जब हम ये अजम्पशन लगा लेते थे तो उसकी जो फाइनल फॉर्म थी वो हमारी कुछ इस तरह की बनती थी। तो अब आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि ये इंटीग्रल कैसे ओपन होगा, कैसे ओवरऑल एरिया बनता है, DA कैसे ये में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरी की पूरी हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास की जो फॉर्म है वो फाइनल बन गई। तो इस तरीके से हमारा कंजर्वेशन जो लॉ है वो, उसके लिए हमने डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ ली, इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़ ली। ठीक है, अब हमने पढ़ना है इसके लिए, ये हमारा कंजर्वेशन लॉ पूरा हो गया। अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ इसी कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई करना है और इसकी फाइनल फॉर्म हमने निकालनी है कि उसकी कौन सी गवर्निंग इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया, ये देखें ये हमारा स्टार्टअप है कि गवर्निंग इक्वेशन हम बना रहे हैं। अगले चैप्टर्स के अंदर हम इन्हीं इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारी फ्लूइड डायनामिक्स 2 ओवरऑल चलेगी। ठीक है, तो अगले क्लिप के साथ मिलते हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाना है और उसकी फाइनल फॉर्म कैसे बनेंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।